इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि सीटेट के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है हमें सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपका प्लान होता है। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो और अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको अगर पता पड़ गई किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लोगे, वो भी कम मेहनत में। ठीक है, तो आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना है अपनी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने बताया था वो बताया था मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो बाल विकास होता है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। तो आज के हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के लिए आप क्या फॉलो करोगे स्ट्रेटजी, सीडीपी में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आएँ। क्योंकि काफ़ी लोगों की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो अभी यही देखा गया है कि सीडीपी आपके लिए एक नया विषय होता है। इससे पहले आपने जो भी आप जब छोटे थे तो आपने हिंदी पढ़ी होगी, गणित पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, ठीक है, संस्कृत भी पढ़ी होगी, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ के आते हैं। किसको छोड़ के? सीडीपी आप नहीं पढ़ते हैं। सीडीपी आपने बेसिकली टीचिंग का जो कोर्स होगा आपका, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी रहा हो, आपका कुछ भी कोई भी टीचिंग का कोर्स रहा हो, उसमें आप आकर के सीडीपी पढ़ते हो। तो मोस्टली बच्चों का जो प्रॉब्लम रहता है वो किस में रहता है? सीडीपी में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपने अगर सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, पेपर को उठाना, पेपर आपके सीटेट की वेबसाइट पर जाओगे आप तो वहाँ पे एक कॉलम आएगा, एक ऑप्शन आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो वहाँ पर आपके जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि 2021 में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो 1 तारीख से लेकर के जब तक आपके लगभग आई थिंक 1 मंथ तक एग्ज़ाम चला है, तो 1 मंथ तक के जो भी पेपर्स हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो उनको देख करके आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एनालिसिस कर लेनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो जो आपकी एनालिसिस है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरफ से मैंने उन क्वेश्चंस की एनालिसिस की है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सीटेट में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। इन टॉपिक्स को आप बस पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, ये केवल सीडीपी के लिए है। तो पहला टॉपिक है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हालांकि इन सभी टॉपिक को हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस को लगाएंगे भी। ठीक है, इसके बाद है वृद्धि और विकास, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बुद्धि से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? बुद्धि भी पढ़नी है, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर देखिए, आपको ना मनोविज्ञान में कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी थ्योरी ज़रूर पढ़नी है। जैसे जीन पियाजे के विकास का सिद्धांत, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उससे तो समझ लो कभी कभी पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वरना एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपका जीन पियाजे से आएगा। ठीक है, इसके बाद कोलबर्ग, भाई बहुत फेवरेट है कोलबर्ग और जीन पियाजे, ये सीटेट वालों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इनके बिना समझ लो मनोविज्ञान अधूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे और कोलबर्ग से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। वाइगोत्स्की, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, निकटस्थ विकास का सिद्धांत कई बार पूछा गया है आपके पेपर में, तो इसको पढ़ना है। ब्रूनर से भी आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। बेसिकली ये 3 मनोवैज्ञानिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरीज को पढ़ना है और इनकी थ्योरीज को मैं पढ़ाऊंगा, इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद है आकलन एवं मूल्यांकन। ठीक, अब आकलन और मूल्यांकन से भी आपके प्रश्न बनते हैं, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है,
बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस इसके सारे समझा दूंगा, ठीक है। फिर है सोचना एवं सीखना, ठीक है। सोचना एवं सीखने पे यानी अधिगम के प्रकार, अधिगम में आने वाली कठिनाई, ठीक है। जैसे इसमें अधिगम में आने वाली कठिनाई को डिस्लेक्सिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया है। तो अधिगम में जो आपके पठार होते हैं उन पे बेसिस से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसके बाद हमारा आता है व्यक्तित्व। अब देखिए व्यक्तित्व से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे व्यक्तित्व से बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। जैसे व्यक्तित्व के प्रकार पे आपके कोई अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, कभी कभी इस पर प्रश्न बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कुछ रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं, उन पर आपके प्रश्न बन जाते हैं। जैसे दमन है, प्रतिस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है। तो इन सभी युक्तियों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। एक एक टॉपिक आपका मेरे द्वारा करवाया जाएगा और उन पर क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स को लेकर आइए मेरे चैनल पर, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको इन सारे टॉपिक के वीडियो डेली मिलेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आपका सारा CDP का सिलेबस खत्म करा दूंगा विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, ठीक है। तो व्यक्तित्व हो गया। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत ही आसान टॉपिक है, पढ़ लो तो एक बार रीडिंग ले लेना। अगर ना भी पढ़ पाओ फिर भी आप अपना माइंड का यूज़ करके व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित क्वेश्चंस को छांट सकते हो। भाषा और विचार, ठीक है। तो भाषा में आपके चॉम्स्की हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, और भाषा और विचार में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बहुत जैसे बहुभाषी कक्षा से, जैसे एक होता है बहुभाषी कक्षा शिक्षण, तो उस पर बेस आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। हालांकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो भाषा और विचार से आपके टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक रचना के रूप में लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इसको बस इस टॉपिक को अगर आपके बुक में कहीं मिल जाए तो बस एक बार आपको रीडिंग लगा लेनी है। हालांकि अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पता ही होता है। तो इस पर जो बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजिली लग जाते हैं, ठीक है। अगला है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक ये है क्या, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि सारे टॉपिक एक टॉपिक को लेना है और उन पे बेस्ड मुझे क्वेश्चंस आपको कराने हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि निदान का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का पता लगाना, और उपचार का मतलब होता है कि उस समस्या का उपचार कर देना। बच्चे को अधिगम में क्या समस्या आ रही है उसका पता लगाने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग होता है उस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है। किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अगला है सृजनात्मकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सृजनात्मकता से अभी आप देखोगे कि 2021 में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली सृजनात्मकता एक तरीके से चिंतन का तरीका होता है। चिंतन दो प्रकार का होता है, एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। जैसे आपसे मैं कहूँ कि पेड़ों के उपयोग बताइए, तो पेड़ों का एक उपयोग तो है नहीं, आप सोचोगे, जितना सोचोगे उतने और ज़्यादा आपको उसके प्रयोग मालूम पड़ेंगे। तो एक तरीके से अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देना, उसका कुछ एंड नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो अपसारी चिंतन का मतलब क्या है, अपसारी चिंतन को ही हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसको सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन, बात एक ही होती है। अभिसारी चिंतन से क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अपसारी चिंतन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आपका ये 2020 से इससे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप अगर 2021 का पेपर देखोगे तो हर एक पेपर में आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन जरूर आया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये आपसे एक टीचर से अपेक्षा की जाती है, तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका है विकास के सिद्धांत व अवस्थाएं।
तो विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसकी अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी आपको रीडिंग लेनी है, इस सिद्धांतों को पढ़ना है, ठीक है, और इसके बेस्ड को आपको क्वेश्चन लगाने हैं। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इन सभी टॉपिक को लूँगा, सबके क्वेश्चन कराऊँगा और इससे क्या होगा, आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, बस इस वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स इस यूट्यूब चैनल पर आने चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मुझे भी तो कोई एक मोटिवेशन चाहिए इन सब चीज़ों को पूरा कराने के लिए। अगला है RTE 2009, इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगेन, क्योंकि RTE 2009 ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो हालांकि चेंज भी नहीं हुआ है, इसमें कोई संशोधन भी नहीं हुआ अभी तक। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से आपके क्वेश्चन बनेगा और बनते हुए आए भी हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब अगली बात है NCERT 2005। NCERT 2005 अब आपका पुराना हो गया है, हालांकि अब इसको रिप्लेस किसने कर दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको रिप्लेस कर दिया है। हालांकि क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो आपको एक बार इसकी रीडिंग लेनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपका क्वेश्चन मेनली NCERT 2020 से NEP 2020 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन आपका बनेगा, लेकिन पढ़ना इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे, इन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है और बिलीव करिए, अगर इन टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। इन 30 में से जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके जो मैंने टॉपिक बताए हैं वहाँ से मिल जाएंगे आपको, लगभग अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, पैडागॉजिकल होते हैं। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बच्चों के प्रति, हमेशा ध्यान रखना, ये एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो हमें बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख करके अपने ऑप्शन को छांटना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बच्चों के प्रति और एक टीचर की तरह हमें सोचना है, ठीक है। बच्चों को मारने वाले, बच्चों को डराने वाले, बच्चों को फेल करने वाले, इस प्रकार के ऑप्शन तो हमें बिल्कुल लगाने ही नहीं है। हालांकि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ऑप्शन को कैसे छांटना है, कैसे राइट ऑप्शन चूज़ करना है, इसके बारे में आपकी एक अलग से क्लास लूँगा। और साथ में जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा, आपके 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब पेपर का मतलब पेपर तो एक सीटेट का एक ही हुआ, लेकिन जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उन सारी शिफ्ट के पेपर की प्रैक्टिस मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो एक तो आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और अब आप जब खुद को एनालाइज करने का एक तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, पता पड़ेगा आपकी तैयारी कितनी है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा आपको पता लग जाती है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है पढ़ने का, पहले टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। CDP यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 30 नंबर का। अगले वीडियो में हम बताएंगे EVS एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो EVS में, ठीक है, एनवायरनमेंट में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे, ठीक है। हालांकि 30 में से 28 नंबर तो जनरली लोग ले ही आते हैं, बाकी जो कुछ पैडागॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ थोड़े बहुत लोग फंस जाते हैं। लेकिन EVS जो है एक कितना आसान टॉपिक है, क्योंकि कक्षा 3, 4, 5 की NCERT आपके लिए एनफ है। किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ, मैक्सिमम ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।